हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th के भूगोल जो है उसके एक बेहतरीन पाठ मानव बस्ती के सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपने पढ़ाई में बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है इस पाठ का मानव बस्ती पाठ है और इस पाठ का जो पहला प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि गैरिसन नगर क्या होते हैं और उनका क्या प्रकार्य होता है। क्या कह रहा है कि गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है। गैरिसन नगर के बारे में देखते हैं। तो गैरिसन नगर जो है यह ब्रिटिश कालीन अर्थात ब्रिटिश शासन में इन नगरों का उदय हुआ, जिसे हम लोग गैरिसन नगर के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से छावनी नगर भी कहलाते हैं। यह भारत में अंबाला, जालंधर, बबीना, उधमपुर आदि शहरों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम गैरिसन अथवा छावनी नगर के नाम से जानते हैं। क्या करा कि यह मुख्य रूप से अंबाला, कहाँ दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो है अंबाला पाया जाता है, जालंधर में, बबीना में, उधमपुर, इन सभी स्थानों पर ये गैरिसन नगर या छावनी नगर जो है पाए जाते हैं। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है हम लोगों का, ये 2 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, यह क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। क्या कह रहा है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या, उच्चतम जनघनत्व तथा उसका बड़ा भाग जो द्वितीयक, तृतीयक एवं उच्च स्तरीय व्यावसायिक, प्रशासकीय, प्रबंधकीय सेवाओं तथा आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने से किसी नगरीय संकुल की पहचान आसानी से की जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी नगर का जो पहचान करना हो तो उसके हम जनघनत्व पर कर सकते हैं, जनसंख्या पर कर सकते हैं, उसके कार्य पे हम लोग कर सकते हैं, उस नगर में किस प्रकार के कार्य को किया जाता है, तृतीय क्रियाकलाप का किया जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप का कार्य होता है, या प्रबंधकीय सेवाएं, या प्रशासकीय, या फिर आर्थिक गतिविधियों में जो संलग्न होने की जो क्रियाएं होती हैं, उससे हम आसानी से जो है उस नगरीय संकुल की पहचान कर सकते हैं। चलिए, 3 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं हम लोग कि 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों के अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक हैं। क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, क्या कह रहा है, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों के अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक हैं। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम जो है उपयोग हो सके। क्या हो सके, अधिकतम उपयोग हो सके। इसके लिए यहाँ अर्थात मरुस्थलीय स्थानों पर जो है संहत बस्तियों की अवस्थिति को अनिवार्य बना दिया गया है। अर्थात जहाँ पानी की कमी हो वहाँ पर संहत बस्तियों की अवस्थिति को अनिवार्य बनाया गया है, क्योंकि अगर संहत बस्तियाँ रहेंगी तो जल जो है आसानी से प्राप्त होंगे और अधिकतम हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए, 3-4 नंबर जो प्रश्न है कि महानगर क्या होते हैं। क्या कह रहा है कि महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों में किस प्रकार भिन्न होते हैं। क्या कह रहा है कि महानगर जो है वह क्या होते हैं और नगरीय संकुलों में यह किस प्रकार भिन्न हैं। तो कह सकते हैं कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि नगरीय संकुल कई विशेषीकृत नगरों एवं महानगरों के विकास तथा विस्तार के परिणाम स्वरूप उनके आपस में प्रकार्यात्मक अंतर संबंध बन जाने के कारण विकसित होते हैं। इनकी जनसंख्या जो है 50 लाख से अधिक होती है तथा जनघनत्व भी ऊंचा होता है। हम कह सकते हैं कि महानगर की जो जनसंख्या है वह 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की होती है और जनघनत्व भी ऊंचा होता है। चलिए,
अब हम लोग जो 4 दीर्घ प्रश्न थे, जो 4 लघु प्रश्न थे, उन चारों लघु प्रश्नों को हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग दीर्घ की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ प्रश्न भी इसमें है, जिनका जवाब जो है परीक्षा के समय में 150 शब्दों में दिया जाता है, अर्थात 150 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो चलिए एक बार और हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ रुख करें और उसको समझने का प्रयास करें। चलिए, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह पहला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना करना है तथा विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक को देखना है, यानी कारक कौन कौन से हैं। तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि भारत में मानव बसाव के आकार पर एवं प्रकार के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को 4 वर्गों में रखा जाता है। भारत में जो गांवों का आकार है, ग्रामीण बस्ती जो है वह 4 वर्गों में विभाजित है। पहला है गुच्छित, कह रहा है कि गुच्छित संकलित अथवा आकेंद्रित गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित प्रारूप होता है जो कि इसके चारों ओर फैले खेत, खलिहान, चारागाह से पृथक होता है। कह रहा है कि संकुलित प्रारूप में ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती गलियां एवं मुख्य मार्ग होते हैं, जैसे आयताकार, अरिये, रेखीय इत्यादि। भारत में उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, मध्य भारत तथा राजस्थान के जल अभाव वाले क्षेत्रों में गुच्छित अथवा संकुलित बस्तियां पाई जाती हैं, जो सुरक्षा या प्रतिरक्षा के कारणों से भी लोग संहत गांवों में रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां। क्या समझेंगे? अर्धगुच्छित बस्तियां। कह सकते हैं कि अर्धगुच्छित बस्तियां जो हैं प्रायः किसी बड़े गांव के विखंडन का परिणाम होता है, अर्थात जब किसी बड़े गांव को छोड़कर छोटे छोटे गांवों के टुकड़ों में बसना या विखंडन होना, वह अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। इसमें ग्रामीण समाज का कोई वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से अलग थोड़ी दूरी पर रहने लगता है। गांव में केंद्रीय भाग पर प्रभावशाली लोग काबिज रहते हैं, अर्थात गांव के मध्य भाग में, केंद्रीय भाग में गांव के ऊपर किसी बड़े या प्रभावशील वाले व्यक्तियों का कब्जा रहता है, अधिकार रहता है। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान तथा राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। कह रहा कि तीसरा जो है पल्ली बस्ती। क्या है तीसरा? पल्ली बस्ती। कह रहा कि जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बंट जाती है, जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बंट जाती है किंतु उन सबका नाम एक ही रहता है, ऐसी इकाइयों को देश के अलग अलग भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पाड़ा, पाली, नागला, डांडी इत्यादि कहा जाता है। यह विखंडन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदानी भागों में अत्यधिक रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में भी अधिक रूप में पाए जाते हैं। अब है 4 नंबर जो है परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप भारत के मेघालय, उत्तरांचल, हिमालय प्रदेश तथा केरल के अनेक भागों में छोटी पहाड़ियों की छालों पर, जंगलों में तथा भूभाग की अत्यधिक विखंडित प्रकृति वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं जो होती हैं वह उत्तरदायी होती हैं। जैसे पहला भौतिक कारक। भौतिक कारक को हम समझ सकते हैं कि भूभाग की प्रकृति
ऊंचाई, जलवायु तथा जल की उपलब्धता, यह भौतिक कारक है। दूसरा जो है सांस्कृतिक और मानवीय जातीय कारक। तीसरा है सामाजिक संरचना और चौथा है जाति तथा धर्म। ये सभी कारक ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बस्तियों को दर्शाते हैं। चलिए 2 नंबर जो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्या एक प्रकार्य वाले नगर की कल्पना की जा सकती है? नगर बहुप्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? अर्थात नगर में अधिक अनेकों प्रकार के कार्य क्यों किए जाते हैं? कह सकते हैं कि नगर अपने प्रकार्यों में स्थिर नहीं है। उनके गतिशील स्वभाव के कारण विशेषीकृत नगरों के प्रकार्यों में परिवर्तन हो जाता है तथा वे लोग को अनेक सेवाएं प्रदान करने वाले आर्थिक नोड के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात शहरों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में कई कार्य जो है किया जाता है जो अलग अलग व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए। कह रहा है कि अतः वर्तमान समय में एक प्रकार वाले नगर की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें नगर में अगर एक काम सोचा जाए कि हम एक काम से अपने जीवन यापन कर लें तो यह संभव नहीं है। कह रहा है तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा लोगों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगरों को महानगर तथा उसके बाद के नगरों को मेगा नगर बनने में अधिक समय नहीं लगता है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में नगरीय जनसंख्या 11 गुनी बढ़ी है, जबकि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है तथा कुल नगरीय जनसंख्या का 21% भाग के 6 मेगा नगरों में निवास करती हैं। लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने पर विशेषीकृत नगर भी महानगर तथा उसके बाद मेगा नगर में बनने में बहुप्रकार्यात्मक बन जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती है वैसे वैसे कोई भी छोटा सा शहर एक बड़ा सा महानगर और उसके बाद मेगा नगर के रूप में अपने आप को बदल लेता है, जहां उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन तथा अन्य प्रकार की उच्च स्तरीय सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रंथि हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, बल्कि नगर के क्षेत्र विशेष किसी विशेष प्रकार के लिए जाने जाते हैं। अर्थात नगर को हम किसी एक काम के लिए नहीं जान सकते, बल्कि नगर के अलग अलग भाग को अलग अलग कार्यों के रूप में जान सकते हैं। जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस कंप्यूटर के लिए जाना जाता है, भागीरथी प्लेस इलेक्ट्रॉनिकल सामान के लिए जाना जाता है, लाला लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए जाना जाता है तथा गांधीनगर रेडीमेड्स गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो हम लोगों ने मानव बस्ती से जो पाठ है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर थे उनको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।